हाजिम रुबाब ने भागते हुए हाजिम को थामा था, जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका था और अब अपने कदमों को जमा नहीं सक रहा था। तुम दूसरी औरत, दूर हटो मुझसे। तुम्हारी वजह से सम्हारा किसी और मर्द के साथ है। बहुत खुश है वो, बहुत खुश। क्यों क्यों है वो खुश? साथ नखी कांच की टेबल को धक्का दिया था उसने, जिससे वो टुकड़ों में बटी थी। हाजिम संभालें खुद को, आप होश में नहीं है। वो परेशानी से उसके हाथों को थाम कर बोली थी, जो कि कांच पर गिरने वाला था। तुम वो हो जिसकी वजह से मैं हरजाई बना हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जन्नत दहशत बन गई। दश्ते हरजाई, मैं हूँ दश्ते हरजाई। वो पागलों की मांद रोते हुए कह के लगा रहा था। उसकी हालत देख रुबाब का दिल टुकड़ों में बट रहा था। आप अंदर चलें, आराम करें। उसने उठाने की कोशिश की ही थी कि वो उसके हाथ को झटक गया था। डोंट टच मी, हम डोंट टच मी, ऐसा कहा उसने। सिमरा, आई लव यू, आई लव हर बाय हार्ट। बंद होती आंखों से कहता वो वहीं सोफे पर ढेर हो गया। समारा समारा समारा, खुदा करे तुम मर जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो रहा है। वो भी रोते हुए कमरे में चली गई थी। अपना वक्त भुलाए के माजी में वो भी यही सब कुछ कर चुकी थी, जिसका सिला आज वो भुगत रही है। किधर? समारा को ड्रेसिंग रूम में जाता देख उन्होंने हाथों से थाम कर अपनी जानिब खींचा था। रिलैक्स होने, इतनी जल्दी अभी तो हमने देखा ही नहीं। सलमान ने तमाम मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े थे। बस कर दे, और कितना देखना है? उसकी बात पर हैरत से देखती बोली थी, जब तक मौत ना आ जाए। सलमान, ऐसे मत बोला करें। उसकी बात पर झड़का था इन्हें। ओके जानम, चलें जल्दी से चेंज कर लें, फिर साथ मिलकर मूवी देखेंगे। इस दफ़ा हम नए तरीके से एनिवर्सरी बनाएंगे। हाँ हाँ सलमान, बहुत बुरी बात। चलें अर्श को भी बुला लेते हैं, वो बेचारा न जाने क्या कर रहा होगा। छोड़ें बेगम, वो अपनी किसी परी के ख्यालों में होगा और हम अपनी परी के ख्यालों में गुम होना चाहते हैं। अब आपका वक्त ख़त्म, इसलिए ऐसी ही मूवी देखेंगी। अपने साथ सोफे पर बिठाया था इन्हें। अरे रुकें, बस 5 मिनट में आई। थोड़ी देर में ही वो आरामदाह कॉटन की शलवार सूट में बाहर आई थी। फिर दोनों ने एक साथ मूवी सेलेक्ट की थी, हम आपके हैं कौन। ये फैमिली मूवी दोनों की ही पसंदीदा थी। आज काफ़ी सालों बाद वो ये मूवी देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे जब उसने प्रेम की भाभी को सीढ़ियों से गिरते देखा था। वो लम्हा उसे काफ़ी साल पहले हुए हादसे में ले जा चुका था। समारा, क्या हुआ जानम? उन्होंने जब अपना हाथों पर नमी महसूस की तो समारा को रोते देखा था। सलमान, वो मैं सीढ़ियाँ, मेरा बच्चा। इतना कहती ही उसके कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रोने लगी थी। मासूमा, रिलैक्स, मैं मूवी बंद कर रहा हूँ, चलें रोना बंद करें। उसको लेकर बेड पर आए थे और आराम से लिटा चुके थे। उसके सर को अपने हाथों से हल्का हल्का दबाना शुरू किया था, जिससे वो जल्द ही नींद में जा चुकी थी। मैंने मुझसे नफरत का इजहार किया, मेरी ख्वाहिशों को, मेरी मोहब्बत को बेमोल किया आपने हाजिम। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात को तोड़ा आपने। लेकिन जब मैं अपने दिल को संभाल चुकी थी, एहसास दिला चुकी थी कि मैं आपकी नहीं, तब दोबारा आपने मेरे दिल को अपनी जानिब माइल किया। क्यों? दोबारा रुसवा करने के लिए। स्मारा हाजिम का काला दबोचे सरा पे सवाल बनी हुई थी, जबकि हाजिम खामोश था। उसकी आंखों में मौजूद दर्द व तकलीफ को देखने के बावजूद भी आपने उस लड़की की रूह, उसकी ज़िंदगी पर गहरी जब लगाई है, उसकी बेटी तक को छीन कर। हाजिम, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। आप बेवफा, हरजाई नहीं। मैं समारा, वो नींद से बेदार हुआ था, चेहरा पूरा पसीने से शरबू हो रहा था। आसपास नजर दौड़ाई तो वहाँ ना समारा थी और ना इसकी परछाई। अलबत्ता पहलू में उसकी बीवी मौजूद थी, जिसकी खूबसूरती, स्टेटस, एटीट्यूड के नशे में बहक कर उसने मोहब्बत करने वाली बीवी को धोखा दिया था। वो सर हाथों में गिराए बैठा था। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दिखाती रही रात भर। गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, शम्माए गम झलमलाती रही रात भर। एक उम्मीद से दिल बहलाता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर।
वो होश की दुनिया में वापस लौटा था जब अपनी पुश्त पर रुबाब के हाथों का लम्स महसूस हुआ था। हाजिम, उसके लिए खुद को बर्बाद ना करें, भूल जाएं सब कुछ। बस इतना याद रखें, आपके पास आपकी बीवी मौजूद है जो कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और आप उससे। हाजिम ने उसके अपने पास से दूर करना चाहा था जब उसने अपना सर हाजिम के कंधे पर रखा था। मेरे लिए आपने स्मारा को ठुकराया था और आज आज उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हैं। वो भूल चुकी है आपको, बढ़ चुकी है आगे, तो आप क्यों हैं पीछे? खामोश बैठे हाजिम के चेहरे को अपने करीब किए सवाल किया था उसने, जो दोनों रिश्ते को मजाक बनाने के दर पर थे। आपकी रुबाब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो यूं आपको दास नहीं देखना चाहती। बस आप मुझसे बात करें, मुझे महसूस करें, हमारी मोहब्बत को देखें हाजिम। और फिर हुआ भी यूं ही था, और रुबाब की बातों में आ चुका था सिर्फ चंद लम्हों के सुकून के लिए, समारा की यादों से राह फरार के लिए। कामयाब हो चुकी थी उसकी बीवी उसको अपनी जानिब मायल करने में। अनजाने में ही वो फिर उसकी यादों से बेवफाई कर गया था। आपका ऑफिस में देखकर काफ़ी हैरानी हुई मुझे। कंप्यूटर पर चलते दुआ के हाथ कुछ लम्हे के लिए साख्त हुए थे जायमन की बात पर, वरना इतना कुछ होने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको यहाँ दोबारा देखूंगा। एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे से कुर्सी को थामे खड़ा था वो। क्यों मैं नहीं आ सकती? अब के सवाल दुआ की जानिब से किया गया था। नहीं मतलब अक्सर लड़कियां तो जॉब छोड़ देती हैं ऐसे स्कैंडल्स पर। मिसेस नैमन, दूसरी लड़कियों और दुआ में बहुत फ़र्क है। दुआ एक खुद एतमाद लड़की है, वो लोगों के ख्यालों को सच साबित नहीं होने देगी। यहाँ से जाकर बिल्कुल उनके ख्यालों को मनफी साबित करेगी अपने रवैयों से। अब की दुआ कुर्सी से खड़ी हुई थी और मुकाबले के रूबरू आई थी। इसका मतलब दुआ बहुत ढीठ है, जामिन ने तंज कहा था। नहीं, वो एक मजबूत किरदार की मालिक है, कभी अपने किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि गलत कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगी अपने रवैये से। मजबूत लहजे में कहती जैमन को खामोश करवा गई थी। उसको ताज्जुब नजरों से इसको देखा था, फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। कांच के बने वेल फर्निश्ड ऑफिस में बैठा जहाँ हर चीज नफासत से रखी गई थी, वो बैठा किसी गैर मनी नुक्ते पर गौर कर रहा था कि फ़ोन की बजती मखसूस टोन से वो ख्यालात की दुनिया में लौटा था। किसी अनजान नंबर से कोई वीडियो वसूल हुई थी। उसे चेहरे पे छाए तासर कुछ परेशान जद से थे जब उसने वीडियो ऑन की थी। फिर देखते ही देखते चेहरे पे गुस्सा गम सा झलकने लगा था। हाजिम ने फौरन वीडियो बंद करके कॉल मिलाई थी मुकाबले को, जिसे 2 बेल्स के बाद फौरन वसूल कर लिया गया था। कैसे हैं ससुर जी? मुझे उम्मीद थी आपकी कॉल लाजमी आएगी। मेरी बेटी कहाँ है? यही है, अपने शौहर के पास। चेहरे पर जरीली मुस्कान सजाए पहलू में बैठी महर की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे अपने बाप की आवाज़ सुनकर, और ये आंसू फिरोज को सख्त बुरे लगे थे। अम्मा, मेरी बेटी से बात करवाओ, उन्होंने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। बड़ा तड़प रहे हैं, ये लें करें बात, कहते एहसान एहसान जताने वाले अंदाज में फ़ोन उसको थमाया था। पापा, बहती आंखों के साथ पुकारा था अपने बाप को। महर मेरी बच्ची, वापस आ जाओ पापा के पास। अगर उस शख्स ने ज़बरदस्ती शादी की है तो हम केस लड़ लेंगे, मगर लौट आओ। हाजिम की तमाम बात फ़ोन स्पीकर होने के बाद से फिरोज सुन रहा था। महर ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा था, जिसकी आंखों में साफ वार्निंग नजर आ रही थी। नहीं, मैंने खुद, बस इतना कहकर वो रुख फेर गई थी। दिल तो था कि कह दे बाप से आंखा ले जाओ इस कैद से, मगर साथ बैठे फिरोज की वजह से कह ना पाई थी। जीत तो सुन ली आवाज अपनी बेटी की। ससुर जी, हंसते हुए कहता उसके जख्मों को हरा कर गया था। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा, वो बाकायदा दांत पीसते हुए बोले थे। शौक से कीजिएगा, तंजिया कहते वो फोन बंद कर चुका था और एक तहराना नजर रोती महर पर डाली थी। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, आई एम इम्प्रेस्ड, आबरू चुका कर कहता वो दाद देने के अंदाज में बोला, लेकिन यकदम उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया था। अगर ये बात हम दोनों के बीच से बाहर निकली तो बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए। बाप की आवाज़ पे आंखों में भरने वाली चमक को बाखूबी देख चुका हूँ, और ये खुशी दोबारा इन आंखों में नजर ना आए तो दगा बर्दाश्त नहीं। फिरोज शम्स को झटके से उसके वजूद को छोड़ता निकलता चला गया था वहां से, आंसुओं आंसुओं में गम मिला के। तुमको मेरा दिल दुखा के क्या मिला ये बता मुझे। ना रूह थी जिस्म में, ना आंख में ख्वाब थे, वो मर चुका है, उसी को मार दे।
तेरी वफा मतलबी नजर मिला कर तू मुझे अपने अर्ज के जुए में हार दे। हाजिम वहीं रोते हुए जमीन पे बैठा था। वो इस वक्त सिर्फ बेबस बाप लग रहा था। इतना तो वो जान चुका था कि ये शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं की है, वरना कभी वो रोती ना। उसकी आवाज में दर्द तकलीफ को उसने शिद्दत से महसूस किया था। हाल का माहौल माहौल माजी में ले जाकर पटकता था उसे। कौन है वो शख्स जो इसकी बच्ची के पीछे पड़ चुका है? ये क्या ये मकफात अमल था उसके लिए की सजा, उसके किए की सजा? गुस्से से बालों को नोचा था उसने। वो पागल हो रहा था। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारे कॉलेज के सुपरस्टार अर्श सलमान अपनी खूबसूरत आवाज से यहाँ का मौसम बदलने वाले हैं। होस्ट की इस आवाज के साथ जहां तालियों की आवाज गूंजी थी, वहीं सेकंड चेयर पर बैठी आफरीन का दुपट्टा सेट करता साख्त हुआ था और नजरें स्टेज की जानिब उठी थी, जहां वो दुश्मन जाना माइक हाथों में थामा मुस्कुराकर सबको देख रहा था। अचानक की अर्श की नजरें आफरीन की गहरी स्याह आंखों से टकराई थीं। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने में महवर थे कि होस्ट की आवाज से होश में आए थे। लेट्स स्टार्ट योर सॉन्ग। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सा, ये तेरी वो वहाएं हैं। अर्श आफरीन पे नजरें जमाए मुस्कुराते हुए सॉन्ग गा रहा था, जबकि वो खुद पे उसकी नजरें महसूस किए कंफ्यूज हो रही थी। उसके वहम गुमान में भी ना था कि अर्श इसके कॉलेज का स्टूडेंट होगा। गाने के इस बोल पर आफरीन की आंखें भी बेख्तियार उसकी जानिब उठी थीं, जो कि अब दूसरी जानिब देख रहा था। एक सताइश सी इसकी आंखों में नुमा हुई थी। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। सॉन्ग के ख़त्म होते ही सबने तालियां बजाई थी, जैसे अर्श ने मुस्कुराकर सर को खम करते हुए वसूल किया था। अब उसकी कोशिश इस झरमट से निकलकर बाहर जाने की थी जहां कुछ देर पहले आफरीन गई थी, लेकिन अपने ताक़ब में आती आवाज़ पर वो यकदम मुस्कुराकर पलटा था। कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज़? अर्श तो उसे अपने इतने करीब देखकर आसपास को भूल चुका था। आफरीन लॉन्ग पीच कलर के सूट पे साइड पे दुपट्टा अटकाए सादा सी ज्वेलरी पहने अर्श का दिल धड़का गई थी। एक्सक्यूज मी। आफरीन की आवाज़ उसको होश में लाई तो उसने मुस्कुरा कर डायरी थामी थी, फिर कुछ लिख कर उसकी जानिब बढ़ाई। माई नेम इज़ आफरीन एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन। आफरीन ने हाथ आगे की जानिब बढ़ाया था। मैं भी ख्वाब सी कैफियत में उसका हाथ थामते हुए बोला, यस आई मीन मैं भी इतनी खूबसूरत लड़की जो कि मेरी फ़ैन है, इसका फ़ैन हो चुका हूँ। इसकी तैयारी का भरपूर जायजा लेते हुए कहा था उसने। अर्श के लहजे में छाया मोहब्बत का पैगाम उसकी दिल की दुनिया हिला गया था। फिरोज तलवार तीन तलवार रोड पर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था कि किसी ने आकर झटके से इसका रुख अपनी जानिब करके गर्दन थामा था। मेरी बेटी कहाँ है? हाजिम ऑफिस से वापस जा रहा था कि उसकी नज़र दूर खड़े फिरोज पर गई थी। वो उसे देखते ही पहचान गया था, तभी गाड़ी को एक जानिब रोकते उसके पास आया था। फौरन फिरोज ने उचका कर एक नज़र हाजिम को देखा और फिर एक नज़र उसके हाथों को जो कि इसके गिरेबान पर थे। व्हाट्स रबिश मिस्टर हाजिम, आपको इतना हक किसने दिया कि मेरा गिरेबान थामे? फिरोज ने झटका था उसके हाथों को। और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी बेटी को मुझसे जुदा करो? उसकी आंखों में आंसू लाओ, वो भी घुसीले लहजे में बोले थे। हाँ हाँ, ये हक आपकी बेटी ने खुद मेरे नाम किए हैं। अब मेरी मर्जी, मैं उसके साथ जो करूँ। उसने आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा अपनी बीवी पर तवज्जो दें। तंजिया कहते आखिर में नफरत से गोया हुआ था, जबकि उसके आखिरी जुमले पर हाजिम को भी हैरत का झटका लगा था। यू इडियट बॉयज, हाजिम ने गुस्से से कहते हुए एक मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया था। एक दो तीन ऐसी कई मुक्कों की बरसात वो उस पर कर चुका था। फिरोज की आंखों में एकदम खून उतरा था। लब भेज गया था वो, लेकिन फिर चेहरे पर से खून साफ करता मुस्कुराकर सुकून से गोया हुआ, मारें और मारें, पर ये याद रख लीजिएगा कि इसका खमीजा आपकी बेटी भुगतेगी। और यहाँ पर हाजिम के बढ़ते हाथ थमे थे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उंगली उठाकर वॉन करता उसे छोड़ गया था। अगर जिंदा मैं नहीं रहूंगा तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रहेगी। फिरोज ने हाजिम का बढ़ता हाथ थामा था, अब जो कि उसको मारने के लिए बढ़ रहा था।
اب یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا ورنہ اپنے پیروں پہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اس کو اور وہاں سے رش ڈرائیونگ کرتا نکلتا سیدھا گھر پہنچا تھا۔ محبت کا غم ہے ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ فیروز ہال میں بیٹھی خوشی اور آفرین کو اگنور کرتا کمرے میں آیا تھا اور غصے سے اٹھا کر اپنا کوٹ صوفے میں پھینکا تھا۔ تبھی اس کی نظر کمرے کی بیلکونی میں کھڑی مہر پر گئی تھی، جو کہ اپنے ہی خیالوں میں کوئی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کو دیکھتی ہی اسے ہاضم ذہن میں آیا تھا۔ مہر ادھر آؤ، چیخ کر پکارا تھا اس کو۔ جی جی جی۔ مقابلے کی سنجیدگی اور دھارن کے کہنے پر وہ کانپتی ٹانگوں سے اس تک گئی تھی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم مجھے اس روم کے آس پاس نظر نہ آؤ، پھر تمہاری ہمت کیسی ہوئی آنے کی؟ مقابلے نے بازوؤں سے اس کو اپنی جانب کھینچا تھا، جس سے سیدھا وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ دھڑکنیں دونوں کی تیز رفتار میں دھڑک رہی تھی، ایک کی خوف سے تو دوسرے کی غصے سے۔ جب جب وہ اس کے سامنے آتی وہ بے بس سا ہو جاتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتی تھی۔ سوری، وہ آنٹی نے روم کی صفائی کرنی تھی تو وہ آنکھوں کو بند کیے آرام سے بولی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے تنگ کرنے کا، میری بات کی نفی کرنا تمہارا پیشہ بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے، جبکہ وہ ساخت ہوئی تھی مقابلے کی اس جرأت پر۔ اب کبھی پریشان نہیں کروں گی تم، گمبھیر آواز میں کہتا وہ باقی کا فیصلہ بھی مٹانے کو تھا کہ مہر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا تھا اور بھاگنے لگی تھی، جس سے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر ناکام بنایا تھا۔ جانتی ہو یہ کس نے کیا؟ اپنے گال پر بنے نیل کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے بولی تھی، تمہارے باپ نے۔ اس کے چٹیا میں مقید بالوں کو اپنے ہاتھوں کی آہنی گرفت میں لے کر کہا تھا اس نے۔ مہر نے بھی اس کے کالے بالوں کو کھینچا تھا، غصے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا کر گزری ہے۔ میرے بال اتنے سستے نہیں جنہیں آپ آئے روز کھینچتے رہیں۔ زب سے گویا ہوئی تھی جبکہ فیروز کی گرفت اس کے بالوں پر کم ہوئی تھی اس کی اس جرأت پر۔ پھر یکدم ہاتھوں پہ بل کا جال بچھایا تھا۔ مہر کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑواتا اسے موڑ کر پیچھے کمر سے لگایا تھا۔ جاہل لڑکی، شرم نہیں آتی شوہر سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ تو شوہر کو بھی شرم آنی چاہیے۔ درد کی شدت برداشت کرتے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، میں عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں تم سے۔ وہ گھبرا کر اس کے کان کے پاس جھکتے بولا کہ اس کی سانسیں اس کی کال اور گال کو چھو رہی تھیں۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دیکھ کے مجھے وہ درد مسکرائے گا تو بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ نہیں، ناجائز نہیں بیگم، جائز۔ اس کی گہری کانچ سی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے بولا، دل کو ایسے دل پر بھی ناز ہوتا ہے۔ کسی تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ میری زندگی، میرا کریئر سب برباد کیا ہے آپ نے، صرف اپنی اس سو کالڈ بدلے کے پیچھے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتی آپ بدلہ کس چیز کا لے رہے ہیں۔ ایسا کون سا راز چھپا آپ کے دل میں جس کی تسکین کے لیے روز مجھے سزا دیتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس ستمگر سے سوال کر گئی تھی جو کہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ جاننا چاہتی ہو وجہ؟ جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ تمہارے باپ نے میری آئیڈل پھپھو کو ہم سے دور کیا، ان کی خوشیاں سب کچھ چھین لیا، ان سے کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری دادا دادی پاپا ہم سب اس کی یاد میں پل پل تڑپے ہیں۔ اس کی یاد میں راتوں کو جاگ کر روتے دیکھا ہے اپنی دادی کو۔ اس کے چہرے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا فیروز نے، اور نظریں سامنے شیشے کی جانب مسکر کرتے تلخی سے کہا تھا، میں نہیں مانتی یہ سب، میرے پاپا ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، تم مانو یا نہ مانو مگر حقیقت یہی ہے، تمہارا باپ نہایت ہی گھٹیا اور خودغرض انسان۔ چپ، میرے پاپا ایسے نہیں ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے پیچھے کی جانب جاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ فیروز ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد خاموشی سے بنا اسے کچھ کہے فریش ہونے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ روم میں کہیں نہیں تھی، شاید وہ اپنے روم میں جا چکی تھی۔ ایک سرد خارج کیے وہ بالوں کو اچھی طرح تولیے سے رگڑنے لگا تھا، پھر تولیے ایک جانب رکھے کچھ لمحے سکون کی غرض سے سونے کے لیے بستر پر ڈھک گیا تھا۔
जामिन 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 सेव मी, मैं मरने नहीं चाहती। जामिन हीर, उसकी आंखें यकदम खुली थी। आसपास देखा तो वो अपने स्टडी रूम में मौजूद था। सामने रखी टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था। यकीनन काम करते करते इसकी आंख लग चुकी थी। दिली कैफियत उचाट सी हुई थी। तबीयत पर घबराहट तारी होना शुरू हो चुकी थी। घड़ी में वक्त देखा जो कि 3 का हिंसा बजा रही थी। फिर पास रखी अपनी जैकेट पहनी, सिगरेट और चाबी उठाकर बाहर की जाने हो लिया। अंधेरी रात में जहाँ हर चरिंद परिंद बशर अपने घरों में सुकून की नींद फरमा रहे थे, वहीं जामिन इसी रात के साए में अपनी गाड़ी को लेकर नामालूम सफर पर निकल चुका था। अभी उसने कुछ ही फासला तय किया था कि कोई लड़की अचानक उसकी गाड़ी से टकराई थी। हाथों में जले सिगरेट को फेंकने वो बाहर निकला था। सेव मी प्लीज, हेल्प मी, वो लड़की फूली हुई सांसों के साथ अटक अटक कर गोया हुई। ऑफिस से छुट्टी करने के बाद जब दुआ घर जा रही थी तो रास्ते में उसकी नज़र एक लड़की पर गई थी जिनसे वहाँ के आवारा लड़के छेड़ रहे थे। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो लड़की को। उसीलिए आवाज से उन लड़कों को देखकर बोली थी वो। अरे वाह, एक और शिकार खुद चल कर आया है, लगता है आज किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, पहले लड़के ने कहका लगाते हुए अपने साथी से कहा था। यू गाली कहती ही दुआ दुआ ने हाथ में मौजूद परस घुमाकर एक लड़के के चेहरे पर मारा था। फिर लड़की को इशारा किया जिसने चप्पल उतारी, और फिर देखते ही देखते दोनों ने मिलकर इनकी दुर्गत बना रही थी। जबकि आसपास लोग जमा होना शुरू हो गए थे जो कि पहले लड़कों की हरकत को इग्नोर करते हुए जा रहे थे। दुआ ने एक नफरत भरी नज़र उस हजूम पर डाली थी और फिर इन लड़कों पर। कॉलेज से आने के बाद अफरीन ने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, फौरन बेड पर धंस सी गई थी। आफरीन ने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, फौरन बेड पर ढक सी गई थी। चेहरे पर एक शर्मगी मुस्कुराहट सजी हुई थी और आज हुई अर्श और अपनी मुलाकात को सोचने लगी थी। जब से वह मिली थी उसके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी। सुनते हैं अपनी धड़कनें तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। दिल कितना बेकरार सा हो रहा था ये वही जानती थी। आज कितनी खुश थी वो अर्श की आंखों में भी वही खुमार देखकर। बालकोनी से आते तेज हवा के झोंके से उसके बाल उड़ रहे थे। यकदम वो उठी थी बेड से जब याद अर्श का डायरी में दिया गया ऑटोग्राफ याद आया था। जैसे ही उसने वो पेज ओपन किया था वो शार्टेड हो गई थी। अर्श के लिखे गए शेर को पढ़कर जिसके नीचे उसने अपना दस्तक किया हुआ था। बहुत हसीन सही तेरी अकीदतों के गुलाम, हसीन तर है मगर हर गुले ख्याल तेरा। हम एक दर्द के रिश्ते में मुंसलिक दोनों, तुझे अजीज मेरा फन मुझे जमाल तेरा। अर्श दूसरी जानब अर्श भी लान में बैठा स्पेरी पैकर के ख्यालों में गुम था। अफरीन की जिस चीज़ ने उसे अट्रैक्ट किया था वो थी उसकी आंखें, उसका किताबी चेहरा जिसमें बहुत सी बातें महफूज थीं। एक कशिश सी ये इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही थी। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहतें मिली अब हमको दिल के दिखाने में। रात के पहर दुआ की आंख आहट की आवाज़ से खुली थी। वो यकदम अल्टर हुई थी सरगोशियों की आवाज़ पर। उसने कंफर्ट हटाया और पाँव में चप्पल पहनकर दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा तो वही उबाश लड़के उसके घर में मौजूद थे। उनको यहाँ पाकर उसका सांस अटका था। इसके वहम गुमान में भी ना था कि ये मुसीबत उसके गले में पड़ने वाली है। उसने खामोशी से जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा था वैसे ही किसी ने झटके से खोला था दरवाजे को, और वो जो उस अमल की लित्याना थी सीधा जाकर बेड की समत में गिरी थी। क्या हुआ बेबी, हमें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? एक लड़का उसको जमीन पर गिरा देखकर बोला था, जिसकी आंखें उसके हाथ में मौजूद चाकू को देखकर ही खुल चुकी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, खुद में हिम्मत जमा करते हुए बोली थी। हाँ हाँ, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा या तुम्हारे साथ? वैसे ठीक नहीं किया हमें सबके सामने बेइज्जत करके। पहले तुमने क्या किया, अब हमारी बारी। कहते ही उसने कदम उसकी जानिब बढ़ाने चाहे थे लेकिन हाजिर दिमागी के साथ दुआ ने टेबल पर रखी तेल की बोतल खोलकर आस्तगी से फर्श पर फेंकी थी, जिससे आगे बढ़ता लड़का बहुत बुरी तरीके से स्लिप हुआ था। मौके का फायदा उठाकर वो रूम से तेजी से निकली थी जबकि गुस्से की शिद्दत में उस लड़के का हाथ में मौजूद चाकू
को घुमाकर फेंका था जो दुआ के बाजू को चीरता आगे निकल गया। इस लड़के का साथी जो फ्लैट के बाहर खड़ा साइड पे पहरा दे रहा था, दुआ ने उसकी नज़रों से बचकर निकलना चाहा था, लेकिन पहले लड़के की चलाती आवाज़ पे उसकी नज़र भागती हुई दुआ पर पड़ चुकी थी। तभी वो दोनों ही उसके पीछे भागे थे। हैं, स्टॉप यू इडियट गर्ल, अपनी मखसूस ज़बान में कहते उसको रुक जाने का कहा था, मगर वो इनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते भागती चली जा रही थी। अनजान थी वो इन रास्तों से जहाँ वो रात के इस पहर अपनी इज्जत बचाने को भाग रही थी, मन में दुआएं करती किसी को मदद के लिए पुकार रही थी कि तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी थी। सेव मी प्लीज, हेल्प मी, उखड़ती सांसों के साथ बोलती वो मुकाबले शख्स के पीछे छुप गई थी। जबकि वो पीछे से आते लड़कों को देख मामला समझ गया था। तभी दुआ को एक साइड पे करता इन लड़कों की जानिब बढ़ा था जो इसको देखकर वापस पलट रहे थे। वाई यू आर गोइंग बैक, उनको देखता तैश से धारा था। वो आंखें यकदम सुर्ख हुई थी, उसकी सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। ये मनाज़र उसे कई साल पहले ले गया था। इस बारे में सोचती उसने मुट्ठियां भींची थी, सीने में एक आग सी भड़की थी। खुद के गुस्से पर कंट्रोल करता अब वो दुआ की तरफ पलटा था। मिस दुआ, रात के इस पर आप यूं सड़कों पर क्या कर रही थी? उसकी दाएं बाजू को गुस्से की शिद्दत से झंझोड़ कर कहा था जामिन ने कि यकदम दर्द से उसकी सिसकी निकली थी। जामिन ने जब अपने हाथ में नमी महसूस की तो हाथ को देखा था जहां दुआ के बाजू से खुद खून रस कर उसके हाथ को भिगो रहा था, जबकि वो बहादुर आज उसके सामने खामोश आंसू बहा रही थी। दुआ पुकार, ये दुआ ने रुई रुई आंखों से उसकी जानिब देखा था जो कि रोने के बासित लाल सुर्ख हो रही थी। चलो मेरे साथ, इन नजरों से आंखें चुराता वो कहता आगे बढ़ चुका था, जबकि वो वहीं इस जगह पर स्टिल खड़ी थी। मिस दुआ, लेस्ट मी गो, लेस्ट कम विद मी, अब के उसने दांत पीसते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया था और जन से गाड़ी भगाता अपने घर में लाया था। फिरोज साइड पे गया, वहां पर वर्कर्स को काम समझाने के बाद अभी ऑफिस में आकर बैठा ही था कि घर के लैंडलाइन से फोन आया था। अनजाने क्या कहा गया कि वो 100 की स्पीड से भागता हुआ घर में दाखिल हुआ था। आप लोग सब बाहर जाए, मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है। इन सब को बाहर निकालता वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर चुका था। फिर कदम भरता बेड पर लेटी महर के पास आया था। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। ये कैसा मजाक है महर? उसके बाएं हाथ पे बंधी पट्टी को देखकर वो गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरी तलख जिंदगी की हकीकत। मुझे देखकर आपको अपनी फुप्पो के साथ हुई नाइंसाफी याद आती है ना? मैंने इस वजह को ही ख़त्म करना चाहा था, मगर शायद ये ज़िंदगी भी मुझे रुसवा करवाना चाहती है। उदास मुस्कान चेहरे पर सजाए वो फिरोज की आंखों में देखकर बोली, अगर मरने का इतना ही शौक था तो मुझे बोलती ना जानम, मैं ये काम बखूबी अंजाम देता। यूं खुद इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? इसकी पट्टी बंधे हाथ को अपने हाथों में लिए लिए कहा था उसने, जबकि महर ने दर्द को जब्त किए चेहरा फेरा था अपना। आहा वाइफ, यूं नजरें ना फेरो, हम भी तो देखें कितना जब्त है हमारी बेगम में। उसकी लाल आंसुओं से भरी आंखों को अपनी जानिब किया था जो कि दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करने के बासत थी। दोबारा कभी अगर ऐसा घिनौना मजाक किया तो फिरोज शम्स से बुरा पूरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इसके जबड़े को थाम कर चेहरा अपनी जानिब घुमाया था। आपसे बुरा मैंने कोई देखा भी नहीं है, झील सी गहरी आंखों के साथ बहते आंसुओं के साथ बोली थी। फिरोज ने इन आंखों में देखा था जहाँ फलकुत अक्स उसी के चेहरे का था जिसे वो जानकर नजरअंदाज कर गया था। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से झलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। महर जो फिरोज से किसी अपने पन के एहसास की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन इसका वही कांटदार लहजा महसूस करके उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची थी। आप छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर खुद को भी बांधे हैं और मुझे भी बांधा है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम दोनों की जिंदगियां? मैं यूं घुट घुट कर नहीं जीना चाहती, प्लीज मुझे आज़ाद कर दें इस कैद से। अब कि उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा था उसके सामने, जबकि वो गुस्से से लब भींच गया था, फिर बिना उसकी हालत का लिहाज किए खींचते हुए अपने साथ दूसरे रूम में लाया था। साथ साथ चलने वाले राहीन क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। अपने शौहर को शिद्दत जज्बात से चाहने वाली
اس کی وفادار بیوی شہر خاموشیاں میں جا بسی۔ کیوں؟ کیوں جانتی ہو؟ صرف تمہارے باپ کی وجہ سے، جو کہ میری مول پھپھو کی قدر نہ کر پایا، کسی دوسری عورت کو لا بٹھایا، یا تمہاری پھپھو یا میری پھپھو کی ہستی بستی زندگی برباد کی ہے تمہارے باپ اور ماں نے۔ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ ان کا دل، ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا نہیں تھے؟ ہاں، وہ چلا کر بول رہا تھا، جبکہ مہر ابھی تک سناٹوں کی ضد میں تھی، سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر۔ یہ آپ کی پھپھو؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولی تھی، اس کی سانس بھی بمشکل آ رہا تھا۔ جن کی زندگی تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہارے باپ نے۔ ٹکڑے پڑے تھے راہ میں تصویر کے بہت، لگتا ہے کوئی دیوانہ سمجھدار ہو گیا۔ شوق میں تھی وہ سمارا کی تصویر دیکھ کر، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ مطلب یہی تصویر وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر اپنے پاپا کے روم میں، وہ روم جو کہ اوپر والے پورشن میں اس کے روم کے ساتھ تھا، جہاں بچپن میں حازم اس کو اکثر لے جایا کرتا تھا اور کئی وقت اس کے ساتھ کھیل کر گزارتا تھا۔ اسی تصویر کے آگے کھڑا باتیں بھی کیا کرتا تھا، مگر مہر کے اس ننھے دماغ میں تب یہ باتیں نہیں بیٹھتی تھی۔ مطلب کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اور وہ بہت بے چین تھی بات کی تہہ میں جانے کی۔ میں ڈھونڈنے کو زمانے میں جب وفا نکلا، پتہ چلا کہ غلط لے کے میں پتہ نکلا۔ آپ کی پھپھو میرے پاپا کی فرسٹ وائف ہے۔ اس کے قدم خود بخود تصویر کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑے فیروز کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی تھی کسی نے، جب اس کی نظر مہر کی گردن پر بنے چاند کے نشان پر گئی تھی۔ بال ڈھیلے جوڑے میں مقید ہونے کے باوجود وہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا برتھ مارک ہے؟ تصویر میں کھوئی مہر نسا کو رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑا تھا کہ وہ سیدھا اس کے کشیدہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے بولی، یہ جو گردن پر نشان ہے کیا برتھ مارک ہے؟ وہ اپنے حواس پہ قابو پاتا بولا تھا، اور دل میں شدت سے ایک دعا اٹھی تھی کہ جو آپ نا میں ہو، مگر مہر کے ایک لفظی جواب نے اس کی انا، اس کے غرور سب کو نست نابود کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ میرا برتھ مارک ہے، اور پوری فیملی میں سے صرف یہ میرے پاس ہی ہے۔ اس کے اس جملے نے فیروز شمس کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے گھر سے جانے کے بعد وہاں سے ایک اور وجود نکلا تھا، جس کے آنے سے مکمل ہو گئی تھی زندگی۔ دستکیں خوشیوں نے دی تھی، مٹ گئی تھی ہر کمی۔ ضامن دعا کو گیسٹ روم میں لایا تھا، جبکہ وہ گھبراہٹ کے مارے اپنی انگلیاں چٹکنے میں مصروف تھی۔ مس دعا یہاں بیٹھیں۔ صوفے پر بیٹھنے کا کہتا خود بھی تھوڑا سا فاصلہ بنا کر وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی ڈیٹول لگی روئی نے چھوا تو دعا کے ہاتھوں ایک سسکی اس کے چہرے سے نکلی تھی۔ بی ریلیکس دعا، آرام سے زخم کو صاف کرتا وہ اسے مخاطب کر گیا تھا، جس کی آنکھوں میں درد کے باعث آنسو مڈ آئے تھے۔ دعا نے انجانے میں ضامن کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں ہمیشہ غصہ اور سنجیدگی رہتی تھی، مگر آج اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا، لمبا چہرہ، تیکھی ناک، وہ پوٹائز جن میں ہر لمحہ کسی کا عکس دکھتا تھا اسے، بھوری سلکی بال جنہیں وہ ترتیب سے سیٹ رکھتا تھا۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد کارٹن کو ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، پھر اوپر اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں سے جیسے وہ وارڈروب اوپن کی تھی، ہیر کے تمام کپڑے ترتیب سے ایک جانب رکھے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایک سرد خارج کی تھی۔ ڈھونڈتا تھا اس پل میں دل جسے یہ 100 دفعہ ہے سہانا راز اس بن روٹھی شام دن خفا۔ ہیر کا ایک ڈریس نکال کر وہ نیچے بیٹھی دعا کو دے آیا تھا، جسے زیب تن کر کے ابھی وہ بیٹھی تھی کہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ دوپٹہ ترتیب سے لیتی اس نے دروازہ کھولا تو باہر ضامن ہی موجود تھا۔ جی، وہ یہ کہنے تھا کہ صبح آفس آپ اپنے ٹائم پر پہنچ جائیے گا۔ دعا کو وہ ہیر کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی دروازہ ناک تو کر لیا تھا، مگر جب کچھ سمجھ نہ آیا تھا یہی کہہ گیا، جی سر۔ وہ سر جھکائے کہتی واپس دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اوپر روم میں چلا آیا تھا۔ فیروز نے اپنے پی اے کو فون پہ کچھ کہا تھا اور اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا تھا۔ آفس میں کھڑا وہ ادھر سے چکر کاٹ رہا تھا، دل تھا جو بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر مہر حقیقت میں ہی سمارا کی بیٹی ہوئی تو وہ اپنے گھر والوں کو منہ دکھائے گا
इस मासूम को कैसे बताएगा कि इसी ही की माँ के लिए वो इसी से बदला ले रहा था। सोचो कि महवर से बाहर लापटका था। फोन की उस कॉल ने। सर, आपका शख्स सही है। मेहनिसा मैम स्मारा ही की बेटी हैं, जिन्हें अपनी दूसरी वाइफ के कहने पर उन्होंने दुनिया वालों के लिए मार दिया था, मगर दर हकीकत वो बेटी अपनी सेकंड वाइफ को दी थी उन्होंने, और बर्थ सर्टिफिकेट पे उनकी एज कम करवाई गई है। हकीकत तो है ये है कि मेहनिसा मैम समारा और हाजिम की बेटी हैं, और संदल रुबाब और हाजिम की। पीए की इस इंफॉर्मेशन ने उसका रासा सुकून भी गलत कर दिया था। ये मैंने क्या कर दिया, शिट। एक जोरदार पंच उसने कांच की टेबल पर मारा था। नहीं छोड़ूंगा हाजिम तुम्हें, तुम्हारी वजह से एक और खुसारा आया है हमारी जिंदगी में। उसकी आंखों में एक वहशत, एक गुस्सा छाया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देखे वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम अजाब वो ऐसे दे गया। कड़ी धूप की मुसाफत, वो लड़की जिसने अपने शौहर को हरजाई पाया, उसकी जिंदगी का पहला रुख जिसमें उसे सिर्फ दुख, धोखा, गम, तकलीफ मिला। वफा की उम्मीद लगाई बैठी इस मुसाफिर को ला खड़ा किया था तपती धूप के सैराब में। लेकिन फिर हाजिम ने जैसे ही वो बुक की मेन लाइंस पढ़ी थी, दिल बेताब से हुआ था इस किताब को मजीद पढ़ने के लिए। राइटर का नाम देखना चाहा तो वहाँ लिखा गया था गुमनाम। ये कैसी लिखारी है जिसने अपना नाम भी नहीं लिखा। एक कस्टमर जो शायद खुद भी किताब खरीदने आया था, राइटर का नाम ना लिखे होने के बाद से मजाक उड़ाते हुए बोला था। उसकी बात पर एक नज़र देखा था हाजिम ने उसे उसे फिर बुक लेता निकलता चला गया था वहाँ शॉप से, और सीधा रुख अपने ऑफिस की वीआईपी रूम में किया था, जिसमें एक मुकम्मल तस्वीर लगाई थी अपनी उजड़ी फैमिली की। बीच में महर और साइड पर स्मारा और हाजिम। ये तस्वीर उसने स्पेशल एडिट करवाई थी। इस तस्वीर को उसके अलावा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि शादी के बाद रुबाब ने ऑफिस का रुख कभी ना किया था। कड़ी धूप के मुसाफिर इस शख्स को कोई सफ़र शनासा सा मिल गया। सारा उस किताब के पहले सफ़े पे ये शेर तहरीर किया गया था। इस एक शेर पर पूरी कहानी का मस्कर था। ये किताब जो हार कर जीतने वाली लड़की की दास्तान थी। ये किताब जो छा गई थी आते ही, इस किताब ने लोगों को अपने साथ एक बंधन में जकड़ लिया था। किताब के हर लफ्ज़ को पढ़ते हाजिम ने शिद्दत से उसको महसूस किया था। इस किताब में मौजूद वो लड़की का लीड किरदार, जिसका नाम अरुषा था, उसको जेलस करवाने पर मजबूर हो चुकी थी। जब शौहर के बेवफाई पर उस लड़की का हाथ साहिब ने थामा था। आखिरी सफ़े को भी पढ़ते वो किताब बंद कर चुका था। शाम से रात हो चुकी थी। उसे ये किताब पढ़ते पढ़ते वक्त का अंदाजा ना हुआ था उसे। अब शिद्दत से वो मुंतजिर था उसके दूसरे हिस्से का। वो आए ना ले जाए ना, हाँ इसकी यादें हैं जो यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ। फिरोज बार में बैठा हराम मशरूब खुद में न ढाल रहा था। कुछ लोगों की यही कमजोरी होती है, वो मुश्किल वक्त में खुदा की बारगाह में जाने की बजाय इस हराम जाम को खुद में निढाल कर खुशी या गम बांटने की कोशिश करते हैं कि क्या महर माफ कर देगी मुझे इस खता की। गिलास को एक नज़र देखते खुद से सवाल किया था उसने। नहीं माफ करेगी वो मुझे, नहीं माफ करेगी। क्या क्या मैंने माफ क्या क्या मैंने माफ किया था उसको? क्या मैंने माफ किया उसके बाप को, तो वो मुझे कैसे माफ करेगी? कांच के गिलास में अपना चेहरा देखता वो किसी पागल की मां खुद से बातें कर रहा था। मैं मना लूंगा उसे, वो मान जाएगी। जब उसको इसकी बाप की असलियत बताऊंगा तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। अपने कदमों को जमीन पर मंजदन करता बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे इसने, और बहुत मुश्किल से ड्राइविंग करता घर तक पहुंचा था। महर महर वो घर पर नहीं है। उसको पुकारता वो रूम में जाने लगा था, जब खुशी की आवाज़ सुनता रुका था वो। क्या बकवास है ये, कहाँ है वो चीखते हुए बोला था कि एक पल को खुशी भी सहम चुकी थी। मुझे नहीं पता, वो आपके पीछे ही निकली थी। खौफ के मारे उसने बामुश्किल ही आवाज निकाल कर कहा था, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। वो लखड़ाते कदमों से वापस बाहर गिर गया। उसे ढूंढ
बाहर निकल गया उसे ढूंढने को। खुशी तो वहीं खड़ी इसका जुनूनी अंदाज देख रही थी महर के लिए। वो बेनाम सा सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था उसकी तलाश में। फिर किसी ख्याल के तहत हाजिम के घर की जानिब गाड़ी मोड़ी थी। हाजिम, बाहर निकलो, कहाँ छुपाया है मेरी बीवी को? लॉन्ज में वो चिल्लाते हुए दाखिल हुआ था, जबकि रूम में मौजूद रुबाब और हाजिम दोनों बाहर निकले थे उसके चिल्लाने पर। ये क्या बदतमीजी है लड़के, वो तुम्हारे पास तुम ही तो लेकर गए थे। रुबाब ने भी उसी के अंदाज में कहा था। शट अप यू लेडी, ससुर साहब बता दे कहाँ छुपा रखा है महर को, वरना आप दोनों की असलियत मीडिया में लाने में कोई गुजेर नहीं करूंगा। शट अप, जस्ट शट अप, व्हाट यू नॉनसेंस। कौन सी असलियत था? रुबाब भी चीख कर गोया हुई थी। वही असलियत जो तुम लोगों की है। अगर मेरी बीवी सही सलामत ना हुई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। गुस्से से कहता वो जा चुका था वहां। हाजिम, लेट्स गो, आई आई एम फीलिंग टायर्ड। उन उसके हाथों को थामकर वो जैसे ही अंदर ले जाने लगी थी, अपने हाथों को झटक कर छुड़ाया था रुबाब के हाथों से। यू सिली वुमन, यहाँ मेरी बेटी का कुछ इल्म नहीं और आपको अपने आराम की पड़ी है। हाजिम, शट अप, गो एंड लीव मी। कहते वो जा चुके थे बाहर लॉन में। जामिन जब सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि उसकी नज़र दरवाजे से बाहर जाती दुआ पर पड़ी। मिस दुआ, आप कहाँ जा रही हैं? एक नज़र उस पर अटका कर कहा था, जिसने अभी तक भीड़ का ड्रेस पहना था और उसमें कहा वाकई वो खूबसूरत लग रही थी। सर, ऑफिस, उसने जामिन की जानिब देख अदब से जवाब दिया था। सीरियसली? और वो भी मुझे बिना बताए? नागवारी के तासुर चेहरे पर झलके थे। सर, कल आप ही ने कहा था कि वक्त पर ऑफिस पहुंच जाऊं। उफ मिस दुआ, बट अब मैं कह रहा हूँ आज आपकी ऑफिस की छुट्टी है, जाएं रेस्ट करें। वैसे भी आपका काम टाइपिंग का है और हाथ तो वैसे ही आपका जख्मी है। बट सर, कुछ कहना चाहा था उसने, मगर वो उसे बीच में ही टोक गया था। नो आर्ग्यू मिस दुआ, कहता अपनी कीज और बैग लिए बाहर निकल गया, जबकि दुआ सर्द खारिज सर्द सांस खारिज करती वापस गेस्ट रूम में बंद हो गई। तन्हाइयों के दर्द से वो ख्वाब वाकिफ था फराज, फिर भी दुनिया में मुझे तन्हा बनाया उसने। दुआ परेशानी सी लॉन में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो जामिन के साथ फ्लैट पर गई थी, मगर ओनर ने उसी वक्त दुआ को फ्लैट खाली करने का हुक्म दिया था। आप मुझे थोड़ा सा टाइम मजीद दे दें, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? परेशानी से कहती वो अपने सामान को देखने लगी थी, जो कि किसी कूड़े की मान दरवाजे पर रखा गया था। ये हमारा मसला नहीं है, हम बहुत टाइम दे चुके हैं, अब आप जाएं। कल यहाँ न्यू फैमिली ने आना है। तकरीबन 1 महीने पहले ही ओनर ने उसको खाली करने का कहा दिया था, मगर अभी तक उसे कोई नया फ्लैट या घर रहायश के लिए नहीं मिल पाया था। फिक्रमंद सी वो अपना सामान उठाए वापस बाहर आई थी, जहाँ जामिन अभी तक गाड़ी में बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था। क्या हुआ? उसको वापस आता देख जामिन ने हैरत से पूछा था, जिस पर वो तमाम रवोदार उसके गोशगवार गुजार चुकी थी। ओ, अब क्या करना है? जांचती नजरों से उसके चेहरे के तासुर का जायजा लिया था। वो आप मुझे फिलहाल किसी होटल में छोड़ दें। उंगलियां चटकाते वो नजरें झुकाए बोली थी। कुछ सोचकर साबत में सर हिलाया था। 25 मिनट की मुसाफत के बाद जैसी ही गाड़ी जामिन के घर के पास रुकी थी, दुआ ने हैरानी से देखा था उसे। सर, ये शट अप मिस दुआ, बहस नहीं, अंदर आए बस। नुरानी से कहता वो अंदर चले गया और सामान ले जाकर गेस्ट रूम में रखा। वो भी मन मन कदम उठाते अंदर दाखिल हुई। फिरोज ने हर जगह मालूम करवाया, यहाँ तक कि अपने तमाम रिसोर्स भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन महर का कुछ पता ना चला था। दूसरी जानब हाजिम का भी यही हाल था। वो भी चैन से बैठ ना पाया था, क्योंकि इसका लख्त जिगर नामालूम था। दोनों ही परेशान हाल बने हुए थे। अस्पताल, मोर्गे, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह सब चेक करवा चुके थे, लेकिन नतीजा सिफर निकला था। कुछ साल बाद ये मनाजिर फिरोज शम्स के कमरे का था, जहाँ पर नीम तारीख अंधेरा छाया हुआ था। पूरे कमरे में फैली सिगरेट की स्मेल माहौल को अजीब तर्ज से बश्क रही थी कि किसी आम बंदे का वहां बैठना मुहाल हो जाता। जबकि वो सोफे पर बेतरतीब हुलिये, खुली शर्ट, बिखरे बालों के साथ सोचों के महवर में खोया था। उसकी सोचों का मजगर सिर्फ महर निसा थी, जिसका इल्म उसे अभी तक ना हुआ था। दिल में आग के शोले भड़क रहे थे। आज उसे कुछ साल पहले भी
ये शोले भड़कते थे बदले की आग में, किसी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मगर आज यही आग किसी की याद, किसी के हिजर की वजह से थी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी, ऐसी तारीखियां आंखों में बसियां फराज, रात तो रात हम दिन को जलाते हैं चराग। मेहर गुड़िया चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है थोड़ी देर में। किधर जाना है आंटी? महर ने हैरानी से पूछा था। हाँ, पहले भी कहा था आंटी नहीं मम्मा बुलाया करो, अर्श की तरह अजीज हो मुझे तुम। आज भी वो दिन याद है जब तुमने होश में आने के बाद आंखें खोली थी तो पहला लफ्ज मम्मा पुकारा था। कितना अपने फन का एहसास दिलाया था तुम्हारे इस लफ्ज ने। इसलिए मैं चाहूंगी कि आंटी नहीं तुम मुझे मम्मा ही कहो। बहुत खूबसूरत लगता है ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से। उसके चेहरे को मोहब्बत से हाथों के प्याले में भरा था उन्होंने। इसलिए चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़े तुम्हारे भाई का रिश्ता देखने जा रहे हैं। मुस्कुरा कर कहती वो खुद भी तैयार होने चली गई थी, जबकि महर के चेहरे पर बहुत मुतमीन सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में ही सलमान मेंशन से गाड़ी निकलकर अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुई थी। हाजिम स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था। जाने क्या सूजी के कोड डालकर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज ऑन करके चेक करने लगा। स्कॉलर करते करते एक जगह उसके हाथ थमे थे जब उसने अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम की वीडियो प्ले की थी, और जैसे जैसे वो देखता गया उसकी आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो चुकी थी। गुस्से से रगे तन सी गई थी। क्या देख रहे हैं हाजिम? रुबाब ने पीछे से आकर उनके गले के गेद बाजू हायल किए, अपने तशकीनी लब उसके कंधे पर रखे थे। हाजिम ने जल्दी से लैपटॉप का रुख बदला था और फिर रुबाब के हाथों को सर के पीछे से घुमाकर अपने सामने रखी टेबल पर बिठाया था। कुछ खास नहीं, बस देख रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। माथे पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे आरसा था और रुबाब ने बासाख्ता हाजिम के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए नजरें झुकाई थी। मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसने अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं की, अपना आप सजाकर थाली में पेश किया, पहली काफी में नशा मिलाया, फिर अपनी इज्जत को खुद मुझ पर लुटाकर मुझे ही जालिम ठहरा दिया। वाह रुबाब वाह! वो हाथ जो कुछ देर पहले उसकी जुल्फों को संवार रहे थे, अब उसी से उनके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा था। हाजिम ने के दर्द से रबाब बिलबिला उठी थी। हाजिब लीव मी! उसके हाथों पर अपना हाथ रखे हटाना चाहा था कि गिरफ्त मजीद सख्त हुई कि वो सिर्फ कड़ा कर रह गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कब किया? उसकी आंखों में देखते अपनी हैरत को छुपाना चाहा था। झूठ क्यों क्यों बोल रही हो? अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहती आंखों समेत उन्होंने दबी आवाज में चीख कर कहा था। ओह सीरियसली? तो फिर ये क्या है? लैपटॉप के सामने फेंका था उन्होंने इन्हीं के वो अंधे मुंह गिरी थी जमीन पर और सामने स्क्रीन पर चलती वीडियो को देख दंग रह गई थी। शर्म से सर झुक गया था उसका अपने आप को ऐसे देख। क्या हुआ, शर्म आ रही है? झटके से इनका उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। ये सब करते जब शर्म ना आई तो देखने में क्यों? हाँ, देखे ना अपने आप को इस बेशर्मी के रूप में। आज अफसोस हो रहा है खुद पर कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, जिसने बेशर्मी की तमाम हदों को ही पार कर दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस बेहयाई की वजह जिसको कर गुजरने के लिए आपने शादी तक का इंतजार ना किया? जानती हो उसकी गुनाह की वजह से इतने सालों से मैंने अपने आप को गुनहगार समझता रहा था। मुझे लगता था कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मगर मुझे क्या मालूम गलत करने वाली नागन कोई और नहीं बल्कि मेरी वही नादान मोहब्बत है। मैं मोहब्बत। शट अप रुबाब! ये लफ्ज कुछ जचता नहीं तुम्हारे मुंह पर। बेशक तुमने की हो मोहब्बत, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत पाक नहीं है रुबाब। मेरी नज़र ये मोहब्बत ही नहीं रुबाब जिसने तुम्हें जना करने पर मजबूर कर दिया। वो अफसोस से कहते हुए वहां से निकलने लगे थे कि कदम बाहर खड़े संदल और राहब पर गई, जो जाने कब से वहीं खड़े थे। संदल की आंखें आंसुओं से तर थी। एक नज़र इन दोनों को देख संदल के सर पर हाथ रखे जा चुके थे वो। संदल भी बिना रुबाब से मिले उल्टे कदमों से वापस जा चुकी थी। दो बार
दोबारा ना कभी आने के लिए। जो कुर्बतों के नशे थे वो अब उतरने लगे। हवा चली है तो झोंके उदास करने लगे। गई रातों का तलक भी जानलेवा था। बहुत से फूल नए मौसमों में मरने लगे। दरवाज़ा खोले जैसे ही वो दाखिल हुए थे इस रूम में स्मारा की मुस्कुराती तस्वीर ने उसकी नज़रें अपनी जानिब मुतमल करवाई थीं, जिसमें वो लाल ही रंग का सूट पहने मुस्कुराते हुए अपने हाथों की जानिब झुकी हुई नज़रों से देख रही थी। आज कितनी तवील अरसे के बाद वो इस रूम में आए थे। मैं मुद्दतों की जुदाई के बाद हमसे मिला तो इस तरह से कि अब हम ग्रेज करने लगे। गज़ल में जिस तरह खदोखाल बोल उठे कि जिस तरह तेरी तस्वीर बात करने लगे। ये क्या किया आपने? वो हैरान परेशान खड़ी से सवाल करते हुए बोली, यार मैंने कौन सा शौक से किया है। मेरी रॉयल ब्लू कलर की शर्ट नहीं मिल रही। ओ वो तो मैंने छत पर सुखाने के लिए डाली है। आपने एक मरतबा पूछ तो लिया होता। आप एक मरतबा मुझसे पूछ तो लेते। मैंने कितनी मेहनत से कल अलमारी सेट की थी और आगे बढ़कर कपड़े समेटने लगी थी। उसे छोड़ो। और वो उसका हाथ थामे हुए बोला, मेरा मतलब है कि उसे बाद में करना, पहले जाकर मेरी शर्ट लाओ। सामने रखी अलमारी को देख कई साल पहले बीता हुआ वक्त याद आया था, जिसे सोच वो मुस्कुराने लगे थे। लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक लम्हे के लिए थी। बहुत दिनों से वो गंभीर खामोशी है फराज कि लोग अपने ख्यालों से अब डरने लगे। कमरे की वीरानी ने इन्हें दोबारा लब भेजने पर मजबूर कर दिया था। वो खामोशी से बेड पर लेटे थे, आंखें मूंदे। थोड़ा जोर से दबाओ, जान नहीं है क्या हाथों में? तुम्हें ना कभी अकल नहीं आनी है। यहाँ लेटो, मैं बताता हूँ कैसे दबाते हैं। कहने को तो एक सलीका शुआर लड़की हो, मगर कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हाजिम उठकर बैठा, स्मारा का सर अपनी गोद में रखकर आराम आराम से उसके सर की मालिश करने लगा। इस तरह दबाते हैं? वो उसके सर की फिरियोज करते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ स्मारा सर में सुकून मिलने की बासत नींद की वादियों में खो चुकी थी। स्मारा तुम मेरी हो, ये मेरा खुद से वादा है कि तुम्हें वापस ले आऊंगा। और स्मारा के साथ बताए गए लम्हात को सोचता हाजिम खुद से कहत करते हुए वो नींद की वादियों में खो गया था। अब ये तो वक्त बताएगा क्या स्मारा मिल पाएगी हाजिम को। सलमान का लोगों की गाड़ी जैसी ही दाखिल हुई इस घर की पार्किंग में, महर के बाहर निकलते कदम लखड़ाए थे। मामा, यहाँ लड़की दिखने आए हैं। वो स्मारक की आंखों में दिखती हैरत से गोया हुई थी और महर के सवाल पर उन्होंने साबत में सर हिलाया था। फिर कदम अंदर की जाने बढ़ाए, जबकि महरनिसा ने स्मारक का हाथ मजबूती से थामे रखा कि वो बेसाख्त मुस्कुरा दी। वो घर की हर चीज़ को बातूर देख रही थी, जो कितने सालों बाद भी वैसी ही थी, बस रंग में कुछ रद्दो बदल किया गया था। पुर करो जाम के शायद हवासी लिहाज रवा रोक रहा है जो एक तीर कज़ा ने कब से। फैज़ फिर कब किसी मुंतकिल में करेंगे आबाद। लब पे वीरां है शहीदों के अफसाने कब से। सर नीचे कुछ गेस्ट आए हैं, आपसे मिलने का कह रहे हैं। मुलाजमा ने आकर फिरोज को कहा था, जो कि काफी का कप थामे मोबाइल पे झुका हुआ था। ओके, इन्हें लॉन्च में बिठाओ, मैं आता हूँ। होम्स अपनी फ़ोन की जानिब झुके, उसने जवाब दिया था। फिर मुलाजमा के जाने के बाद उठकर शीशे की जानिब आया था और एक नज़र अपने बिखरे हुलिये पर डाली। आंखों के गिर्द फैले स्याह हल्के गुलाबी होंठ, जो कि मुसलसल सिरकर नोशी की वजह से स्याह हो रहे थे, हवा में सर्द आह खारिज करता बाहर की जानिब बढ़ा था। जैसे ही उसने लॉन्च में कदम रखा, भौंचकला रह गया वो स्मारा को देखकर। फुप्पो, आप जिंदा! वो तकरीबन भागने के अंदाज में उन तक आया था, जबकि स्मारा और सलमान फिरोज के इस रिएक्शन पर खड़े हुए थे और महर साइड पर खड़ी इन तीनों के चेहरे को देख रही थी। फुप्पो, आपने पहचाना नहीं है? मैं आपका फैजी। समारा के चेहरे पर अजनबियत देख वो उनके बाजुओं को थामे खुशी से बोला था, छोटे। समारा ने हैरत और खुशी की सी कैफियत में फिरोज को देखकर अपने गले से लगाया था। फुप्पो, हम सब आपको बहुत याद करते थे। हमें लगा हम आपको खो चुके हैं। दादा दादी तो आपको याद किए दुनिया से कूच कर गए। और सामने ही रखे सोफे पर जबान हुआ था, जबकि इन लोगों को आपस में बात करता देख महर उठकर लॉन में आ गई थी, जबकि उनके फिरोज की नज़र अभी तक महर निसा पर नहीं गई थी, क्योंकि वो कॉर्नर पर थी।
आसमान में चमकते चांद को देखकर वो भी मुस्कुरा दी थी, क्योंकि आज स्मारा मिल चुकी थी अपनी फैमिली से। फिरोज और स्मारा के चेहरे पर जो खुशी थी उसने महर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। काफी अरसे बाद आज सब मिल चुके थे, यकीनन अब एक साथ रहेंगे बिना गम के। लेकिन ऐसा सिर्फ उसे लगता था, क्योंकि खुशी और गम का बहुत गहरा रिश्ता है। जहाँ खुशियाँ हो वहाँ गम कुछ लम्हों के लिए ही सही लेकिन आ ही जाते हैं। भैया भाभी कैसे हैं? स्मारा के सवाल पर जो माहौल में खामोशी छाई थी वो इन्हें बहुत कुछ समझाने पर मजबूर कर गई थी। फैजी, वो दोनों भी खाल के हकीकी में जा सोए हैं। खुद पर जब्त किए वो लब भेजे बोला था, आप अगर हयात थी तो हमें कभी पलट कर क्यों ना देखा? क्या हमारी याद आपको कभी नहीं आई? फिरोज के इस सवाल पर समारा ने सामान की जानिब देखा था। दिल तो बहुत चाहता था मिलने को, मगर जिंदगी और इसकी तलखियों ने इतना खुदगर्ज बना दिया कि चाहकर भी पलट ना सकी। नाखूनों को खरोचते वो तलखी से ही गोया हुई थी, जबकि चेहरे पर एक मुस्कान थी, शायद लहजे में छुपी इस तलखी को छुपाना चाह रही थी। बाय द वे पप्पू, आप यहाँ शायद किसी काम से आई थी। अपनी लिस्ट से उठकर अब वो समारा के साथ बैठा था कि सलमान ने दोनों को घूरने के अंदाज में देखा। समारा अपनी हंसी छुपा गई थी, जो कि सलमान के चेहरे के रिएक्शन को देखकर बेसाख निकलने वाली थी। हम यहाँ आफरीन का रिश्ता अपने बेटे अर्श के लिए देखने आए थे, मगर यहाँ आकर करिश्मा हो गया कि वो आफरीन कोई और नहीं, मेरी भतीजी है। क्या तुम हमें इस लायक समझते हो कि आफरीन को हमें दे दो? उन्होंने एक उम्मीद से फिरोज का हाथ थामा था। पप्पू, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आफरीन आपकी ही बेटी है। बस मैं एक भाई होने के नाते अर्श से मिलना चाहूँगा, अगर कोई मसला ना हो तो। नहीं फैजी, अर्श तो नहीं आया। हाँ, अलबत्ता उसकी बहन ज़रूर आई है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आई। उसने आसपास नजरें दौड़ाई थी, शायद वो बाहर चली गई है, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं आफरीन और खुशी को भी बुलाता हूँ और आपकी बेटी से मिल लेता हूँ। मुलाजमा से कहता खुशी और अफरीन को बुलाया था, जबकि खुद कदम बाहर लॉन की जानिब लिए थे, जहाँ उसे कोई जाना पहचाना सा वजूद खड़ा दिखाई दिया। एक्सक्यूज मी। महर ने जब अपने पीछे फिरोज की आवाज़ सुनी तो उसके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार में दौड़ी थी। आंखों को बंद किए गहरा सांस लिया था उसने, फिर आराम से पीछे जैसे ही पलटी थी, मुकाबले खड़े फिरोज को अपनी जगह साख्त कर गई थी। महर, एक ही दिन में दूसरा झटका लगा था फिरोज शम्स को। कहाँ थी तुम महर? उसने लम्हों में फैसला तय किया था। फिरोज शम्स पल पल तड़पा है तुम्हारी याद में, उसने महर को चेहरे को अपने हाथों में भरकर मोहब्बत से कहा था, जबकि वो अपने चेहरे पे चुप का कलफ लगाए बैठी थी। कितने अरसे बाद वो आज उसे देख रहा था अपने सामने, उसके दिल को करार सा आया था। वो छोटी सी लड़की कब सफर तय करती उसके दिल में छा गई, उसे अंदाजा ही ना हुआ। अब तुम आ गई हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तड़प कर मोहब्बत से भेजा था उसको, खुद में क्या कुछ नहीं, इस मिलन में मोहब्बत, हिजर की जुदाई, तड़प, दीवानगी। महर ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि पीछे से आती किसी बच्ची की आवाज़ सुनकर वो लफ्ज़ कहीं अंदर ही दब गए थे। उसने आवाज़ की सम्मत में देखा, पापा। उस छोटे बच्चे ने जैसे ही पुकारा था, फिरोज को लॉन में खड़ी महर के कदम डगमगाए थे। बच्चे के साथ खड़ी खुशी को देखकर इसने हैरानी और गम की मिली जुली कैफियत में फिरोज की जानिब देखा था। मुबारक हो, जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट सजाए, गले में अटके आंसुओं को बाहर आने से रोकते वो बोली, और फिर कदम अंदर की जाने बढ़ाए थे। महर, मेरी बात सुनो। उसको अंदर जाता देख वो उसके पीछे आया और उसके हाथों को थाम कर रोकना चाहा। हाथ छोड़े मेरा। क्या सुनूं? क्या कहने सुनने लायक छोड़ा है आपने? खुशी को इग्नोर किए उसने फिरोज के हाथों को झटका था और अंदर जा चुकी थी, जबकि बाहर खड़ा फिरोज अपने खाली हाथ को देखता रह गया। पापा वो आंटी कौन थी? पापा वो आंटी कौन थी? नन्हे से रुमान ने फिरोज के इन हाथों को थाम कर कहा था, जिन्हें कुछ देर पहले महर ने गुस्से में झटका था। बेटा, वो आपके पापा की प्रिंस है। मोहब्बत से रुमान के फूले हुए गालों पर प्यार किया था, फिर गोद में थामे अंदर बढ़ गया। दुआ ऑफिस से वापस आई तो उसकी नजर सोफे पर बैठी आंटी पर गई। क्या हुआ आंटी, खैरियत? उनको यूं घुटने थामे देख वो परेशानी से बोली, हाँ बेटा, बस ये साहब जी के कपड़े लॉन्ड्री दे वाला दे गया था तो वो रूम में रखने जा रही थी कि मगर ये मेज़ घुटने पर लग गई है।
ओह आप आराम करें, मैं रख आती हूँ। बैग और फाइल्स मेज पर रखे वो कपड़े उठाती और ऊपर जामिन के रूम में आई थी। दरवाज़ा खोलते ही अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किए तो लम्हों में ही कमरा रोशनी में नहा गया। जामिन का रूम काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। दाद दिए बिना वो रह नहीं सकी थी। हर चीज़ नफासत अपनी जगह पर रखी गई थी। वो आहिस्ता से चलती अलमारी तक आई थी। कपड़े रखकर अभी वो अलमारी बंद ही करने लगी थी कि एक नीले रंग की डायरी ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। अभी उसने डायरी खोली भी ना थी कि किसी ने झपटने के अंदाज में डायरी उसके हाथों से छीनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी को छूने की? उसके हाथों से डायरी छीनने के अंदाज में ली थी जायमन ने, और शेर की मान धारते मुकाबला खड़ी उस लड़की सी छोटी सी लड़की को लहजने पर मजबूर कर गया। आई एम सो सॉरी। वो बस मैं देख रही थी। वो अपने बाहर निकल आने वाले आंसुओं को बामुश्किल रोकते हुए बोली। क्यों देख रही थी? किसने इजाजत दी तुम्हें? गुस्से से तिवरियां चढ़ाए वो घराने के अंदाज में धाड़ा। तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी थी, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की नहीं। जामिन की इस बात पर दुआ ने शिकवा किनार नज़रों से देखा था उसको। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? भंवरे उचकाते बेजारी से इजहार किया। आइंदा मेरी पर्सनल चीज़ों से दूर ही रहना, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में दबोचा था उसने, जबकि दुआ की बंद आंखों में से आंसू रुआनी से बह रहे थे उसके दिल तोड़ देने वाले रवैये पर। अब जाओ यहाँ से, तुम शादी कर लो। व्हाट? शायद तुम भूल रहे हो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिरोज की बात सुनकर जामिन को दुआ की बात सुनकर जामिन को शौक लगा था। तस्दीक करो, शादीशुदा थे हो नहीं? फिरोज यार, मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़की को अपने घर में पनाह दी, वो भी बिना किसी रिश्तेदारी के। ऐसी अच्छी बात नहीं। मेरी मानो तो उस लड़की से शादी कर लो। आखिर तुम भी कब तक ऐसे जीते रहोगे? वो उसको गुस्से में देख सीधा लाइन पर आया था, और अगर यही बात मैं बोलूं तो जामिन मैंने भी दो टोक जवाब दिया था। शट अप जामिन, एक तो तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे ही बोलो। फिरोज मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूँ तुम अपनी फिक्र करो। अखड़े हुए लहजे में कहता वो फोन बंद करने लगा था कि फिरोज की बात पर रुका था। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो ना करो, फिर उस लड़की को जाने दो अपने घर से, क्योंकि बिना किसी रिश्ते के तुम दोनों एक छत तले रहना ठीक नहीं है। और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो दूसरा हाल सिर्फ शादी है, और इसकी वजह तुम मुझसे बेहतर जानते हो, और मेरी नज़र में तुम्हारे लिए दुआ से बेहतर कोई लड़की नहीं। बाकी फिरोज की इस आखिरी बात ने जैमन के जहन पर गहरा असर छोड़े उसको बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सोचने के बाद वो एक फैसले पर पहुंचा था।